गुड इवनिंग। आप लोगों को आवाज मिल रहा है? गुड इवनिंग। आप लोग को वॉइस मिल रहा है? जी सर जी। ओके। जी आ सर। रही सर, आवाज साफ आ रही है। ओके ओके ओके। धन्यवाद। ठीक। देखिए, आप लोग का पे फॉर्म आ चुका है। अब थोड़ा सा युद्ध स्तर पे लगना पड़ेगा काम पे। और उम्मीद है कि और उम्मीद क्या, भरोसा है कि जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, लगभग क्वेश्चन उसमें से आना चाहिए। और मेहनत टीम वर्क के हिसाब से करना पड़ेगा, तभी सफलता जल्दी मिल सकता है। इसलिए अकेले मेहनत से नहीं हो पाएगा। इसलिए हम और आप लोग दोनों मिल के क्या आएंगे, अगर इसको सही से करेंगे तो सबका सिलेक्शन संभव है। ठीक है, अगर टीम वर्क से नहीं करेंगे तो सिलेक्शन भी दिक्कत हो जाएगा। इसलिए जो भी, देखिए, हम जीएस वाले पोर्शन को हम देखेंगे में, तो इसमें अगर कोई भी डाउट आप लोगों को लगे किसी भी पॉइंट पे, आप लोग कभी भी पूछ सकते हैं। और उसको किसी भी क्वेश्चन को उसी हिसाब से एक बार नहीं 10 बार पूछ सकते हैं। और उसमें कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन उसमें रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि आप लोगों का मैक्सिमम मार्क्स कैसे लाया जाए, उसके लिए सारे बंदोबस्त, यानी पहले टॉपिक पढ़ाया जाएगा, उसके बाद क्या है, इसका टेस्ट सीरीज भी करवाया जाएगा। इसलिए हमने एलटी वाले बैच में भी बहुत सारे टेस्ट सीरीज करवाए थे। तो उसी तरह से क्या होता है, इसमें भी करेंगे। देखिएगा, आप लोग जानते हैं कि इसमें भी क्या है, नौकरी एकदम श्योरिटी है। अगर किसी ने अगर कर लिया 2 साल का, तो आप लोग जानते हैं सरकारी नौकरी का इतना मारा मारी है। तो अगर थोड़ा सा मेहनत से कर लिया जाए तो सबके लाइफ के लिए बेटर होगा। तो हम लोग टाइम वेस्ट ना करें, हम जो जिस उद्देश्य के लिए यहाँ पे आए हैं उस उद्देश्य के काम शुरू करें। तो देखिए, हम क्या है, पहले सेशन में हम थोड़ा सा क्या करेंगे, जो पहले के पेपर आ रखे हैं 2021 वाला जो पेपर हुआ था, उस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। क्वेश्चन का लेवल क्या है। देखिए, मेन है कि आप लोगों के पास दो चीज एकदम होना चाहिए। एक तो क्वेश्चन कहाँ से पुटअप हो रहा है, पूछा जा रहा है। और दूसरी बात क्या है कि जो सिलेबस है, सिलेबस के बाहर बच जाइएगा। देखिए, इस बार एलटी में थोड़ा सिलेबस से थोड़ा सा आउट आया है, ऐसे हर जगह नहीं आता है। तो लगभग सिलेबस में रहेंगे तो हम जल्दी उसको कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए सिलेबस को भी क्या है, ध्यान में रख के चलना चाहिए। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आप लोगों का है कि अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित किया था। यानी जो हमारे यहाँ पे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया था, कौन आया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ। हाँ, कल करवाया था तो आज थोड़ा सा करते हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो भारत में आए थे, नहीं, अंग्रेज जो आए थे, देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये बना था 1600 ईस्वी में। इंग्लैंड में बना था। कब बना, कहाँ बना था? 1600 ईस्वी में बना था, इंग्लैंड में इसका गठन हुआ था। और उस समय हमारे भारत पे जो मुगल शासक थे, वो अकबर का शासनकाल था। जब बना था तब अकबर का शासनकाल था। आप लोग जानते हैं कि अकबर का जो डेथ हुआ है वो 1605 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, 1605 ईस्वी में उनका डेथ हुआ है। तो देखिए, जब अकबर शासक थे यहाँ पे, तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बना था लंदन में 1600 ईस्वी में। लेकिन जब ये आए थे तो ये 1608 ईस्वी में क्या है, भारत आए थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1608 में तो यहाँ पे शासक कौन बन जाता है? जहांगीर बन जाता है। कि 1600 के अकबर के बाद कौन बनता है शासक? जहांगीर शासक बनता है। तो इसमें मतलब कि अंग्रेजों ने सूरत में अपनी कंपनी जो स्थापित की थी, वो कब, किसके शासन में काल में हुआ था? वो आपका जहांगीर के शासन काल में हुआ था। आप लोगों ने सुना होगा, टॉमस रो का नाम सुना होगा। टॉमस रो क्या था, जहांगीर के दरबार में आए थे और उन्होंने क्या, अनुमति प्राप्त किए थे। एक बात ध्यान देखिए, ये जो फैक्ट्री जो शब्द है ना, कभी कभी पूछता है कि फैक्ट्री क्या होता है। फैक्ट्री के यहाँ पे किसी चीज का उत्पादन नहीं होते थे। यहाँ पे जानते क्या होते थे? जो इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सामान लाते थे इंग्लैंड या यूरोप से, उस सामानों को वहां पे क्या है,
स्टोर करके रखते थे, मतलब वहां पे इकट्ठा करके भंडारण करके रखते थे, तो उसको फैक्ट्री कहते थे। और जो भारतीय वस्तु जो खरीद के वहां पे रखते थे, जो भारत में व्यापारी यहाँ से भी वस्तु लेके जाते थे, तो उनको जहाँ पे रखा था उस स्थान को फैक्ट्री कहा जाता। फैक्ट्री का मतलब इसका नहीं, मतलब ये नहीं कि वहां पे उत्पादन होता था, क्योंकि अभी तक क्या कारखाना नहीं बना हुआ था, कारखाना कंपनी नहीं बन पाया था। तो ध्यान रखिए, फैक्ट्री का मतलब क्या होता है, इस समय के लिए कह सकते हैं वेयर हाउस, इसको गोदाम कह सकते हैं, उस तरह से इस्तेमाल उन लोग करते थे। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आए थे। ठीक है, 1600 में बना था, और 1608 में क्या है, ये भारत में आते हैं। और आप जानते हैं जो सूरत है, सूरत जानते कहाँ पे है, गुजरात में है। और सूरत के, गुजरात। हाँ एक चीज और समझ लीजिएगा, सूरत को क्या डायमंड सिटी कहा जाता है। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा ठीक है। डायमंड का जो कटिंग होता है, यानी हीरे की जो कटिंग होता है, वो सूरत में है। तो सूरत में क्या है, होता है। और एक बार और जान लीजिए, देखिए क्वेश्चन, देखिए एक क्वेश्चन से हम बहुत क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उतना करेंगे तो फिर पहले पहले दिक्कत हो जाएगा। सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तापी नदी के या ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो ये सारे चीज क्या है, सूरत के बारे में भी जान लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हमारे यहाँ पे किस, यानी वर्ल्ड में किस देश के पास यूरेनियम जो ज्यादा पाया जाता है, क्या पाया जाता है, यूरेनियम। यूरेनियम साइंस के जो लोग हैं वो जानते हैं यूरेनियम। देखिए हम जो प्राकृतिक से जो यूरेनियम प्राप्त करते हैं ना, ये होता है 238 वाला जो यूरेनियम है, ये क्या होता है, ये नेचर से जो माइन की जाती है, खनन की जाती है, वो यूरेनियम है। और इस यूरेनियम से ना तो हम परमाणु बम बना सकते हैं, और ना ही हम क्या है, परमाणु रिएक्टर बना सकते हैं। इन ये जो यूरेनियम, इसको हम इनरिचमेंट करते हैं। इनरिचमेंट का मतलब होता है संश्लेषण करना। इसका संश्लेषण करके हम क्या बनाते हैं, 92 235 बनाते हैं। ये जो यूरेनियम होता है, इसी को हम क्या होता है, फ्यूल के रूप में या ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, फ्यूल या ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और ये अगर जिस देश ने कर लिया, वो परमाणु बम भी बना सकता है और परमाणु रिएक्टर भी बना सकता है, यानी एटॉमिक बम भी बना सकता है और एटॉमिक रिएक्टर बना सकता है। आप लोग अभी न्यूज में बहुत बड़ा नाम सुने होंगे, अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो, ईरान क्या कर रहा है, इस न्यूक्लियर जो यूरेनियम है, उसका क्या कर रहा है, इनरिचमेंट कर रहा है, यानी उसका संश्लेषण करके क्या बना रहा है, ये बना रहा है। जिस दिन ईरान ये बना लेगा, उस दिन ईरान भी क्या है, परमाणु बम बना लेगा। तो अमेरिका वगैरह क्या होता है, उसका विरोध कर रहा है, आप लोग न्यूज में सुने होंगे। तो समझिए, ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला यूरेनियम है। और जो यूरेनियम होता है, ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है। क्या होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, आप लोग जानते हैं, बहुत बार सुने होंगे। तो ये रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, और इसका इस्तेमाल मेनली क्या किया जाता है, परमाणु बम और आपका जो परमाणु रिएक्टर होता है, उसमें यूज किया जाता है। तो देखिए, भंडारण के रूप में, अगर देखिए भंडार का मतलब होता है स्टोर किसके, रिजर्व किसके पास है, तो रिजर्व कनाडा के पास है। अगर उत्पादन करे, अपनी प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कौन करता है, प्रोडक्शन, उत्पादन अगर कौन देश सबसे ज्यादा करता है, तो वर्तमान में कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान। ये उत्तर, देखिए ये क्या है, न्यूज हर साल इसका क्या डेटा अलग अलग होते हैं, तो हर साल के डेटा बदल जाता है। तो ये उस समय के क्वेश्चन रहा होगा, तो उस समय के हिसाब से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए एक होता है रिजर्व अलग होता है, और एक होता है प्रोडक्शन अलग होता है। प्रोडक्शन के हिसाब से क्या है, प्रोडक्शन के हिसाब से कजाकिस्तान नंबर 1 पे है, और जो रिजर्व है, रिजर्व मतलब भंडारण के रूप में, वो आपके क्या है, कनाडा है, उसको ज्यादा। कनाडा का एक शहर है जिसको यूरेनियम सिटी भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि यूरेनियम सिटी किस देश में स्थित स्थित है, तो वो क्या है, कनाडा में ही स्थित है। कहाँ पे है, कनाडा में ही इसकी स्थापना है। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग कोई भी कहीं समझ में नहीं आता तो पूछेगा कि इनमें जो कुछ रिवर्स दे रखा है, नदियां दे रखे हैं, उन नदियों के बोले कि कौन सा ऐसा नदी है जिनका ओरिजिन या उद्गम भारत में नहीं है। ध्यान दीजिएगा, देखिए भारत में से बाहर ऐसे तो बहुत सारी नदियां बाहर से मतलब इंडिया में प्रवेश करती है, लेकिन मुख्यतः 4 नदी याद रखिएगा। एक तो ब्रह्मपुत्र नदी याद रखिएगा, एक सिंधु नदी याद रखिएगा, एक सतलज नदी याद रखिएगा, और एक नदी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, घाघरा नदी, जो फेमस है। और एक इसके साथ साथ क्या होता है, ये घाघरा नदी, ये देखिए ये जो 4 नदी है ना, ब्रह्मपुत्र, घाघरा, सिंधु और सतलज, ये 4 जो नदी है ना, ये कहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है। ध्यान दीजिएगा, यानी तिब्बत मतलब चीन से निकलती है। तो इसलिए क्या, ये 4 नदी याद करके रखिएगा।
और ये जो चार नदियां है ना, ये क्या है, आप लोगों ने एक झील का नाम सुना होगा, मानसरोवर झील। मानसरोवर झील का नाम सुना होगा। इस मानसरोवर झील के क्या है, आस पास यानी नियर बाई से क्या होता है, ये चारों नदियां की ओरिजिन होती है। कौन कौन सा? ब्रह्मपुत्र की, सिंधु की, या सतलज। यानी आपका ब्रह्मपुत्र हो गया, इंडस हो गया और सतलज हो गया, और जो चौथा है वो घाघरा नदी। घाघरा नदी क्या है, बाद में आप जो गंगा में मिल जाती है, आप लोगों ने सुना होगा। तो ये जो चार नदियां, ये कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। और मानसरोवर जो झील है, या राकस ताल का नाम सुने होगा, राकस झील का नाम सुने होंगे, उनके आसपास से निकलते हैं। तो जो चिनाब नदी है, ये क्या है, ये बाहर से नहीं निकलते। चिनाब नदी हमारे देश में जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से निकलती है, इसको ध्यान रखिएगा। ये कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से ये निकलती है। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? ये थोड़ा साइंस का क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा ध्यान देखिए। देखिए एनर्जी की बात बोल रहे हैं, नहीं, हाईएस्ट एनर्जी की बात बोल रहा है। हाईएस्ट एनर्जी। देखिए एक बात है कि जिस भी लाइट का, ये लाइट में जो कलर्स होते हैं अलग अलग, उनके अलग अलग क्या वेव लेंथ होता है। वेव लेंथ मतलब क्या होता है? तरंग दैर्घ्य होता है। तो तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा तो उसमें एनर्जी ज्यादा होगा। जिसका तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ कम होगा, उसमें एनर्जी भी कम होगा। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, जितने भी डेंजरस पॉइंट होता है, वो रेड कलर का बनाया जाता है। किसका बना होता है? रेड कलर का बना होता है। क्यों? देखिए क्या होता है, रेड कलर का क्या होता है, जो वेवलेंथ होता है वो ज्यादा बड़ा होता है। और ये क्या होता है, स्केटिंग कम होता है। स्केट मतलब परिकिणित कम होता है, परिकिरण जिसे कहा जाता है, वो कम होता है, यानी फैलता कम है। लाल रंग क्या है, फैलता कम है। और जो वायलेट कलर होता है, जिसको वैगनी रंग कहा जाता है, वो क्या होता है, जो वायलेट होता है, वो जल्दी क्या स्केटिंग हो जाता है, यानी क्या होता है, वो जल्दी परिकिणित हो जाता है, या परिकरण क्रिया उसमें ज्यादा होते, फैल जाता है जल्दी। इसलिए क्या होता है, बैगनी रंग जो होता है ना, वो दूर से दिखाई नहीं देता है। लेकिन जो रेड कलर होता है, ये क्या दूर से दिखाई देता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्कैटरिंग नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, ये लाल जो रेड है, रेड लाइट क्या होता है, इसमें होता है। इसलिए आप लोग देखें, जितने भी खतरे का निशान होता है, या जो पिन पॉइंट होता है, वो हमेशा लाल रंग का बना जाता है, रेड कलर का बना जाता है, कि उसमें क्या होता है, परिकिरण या स्कैटरिंग क्या होता है, कम होता है। इसको ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन साइंस से पूछा गया था, लाइट वाला जो चैप्टर है आपका, उसी से पूछा गया है। तो ये सारी चीज करवाया जाएगा एक एक करके। अगला देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य, यानी मूल कर्तव्य का मतलब होता है जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, वो नहीं है, क्या नहीं है। देखिए एक बात समझ लीजिए, जो हमारे संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये क्या है, बाद में संविधान बनने के बाद में इसमें ऐड किया गया था। ठीक है, बाद में ऐड किया गया था। और ये कब ऐड किया गया था, जानिएगा, ये किया गया था 1976 में, इसको ऐड कर दिया गया था। ठीक है। और ये कहाँ से लिया गया था, ये सोवियत जो यूनियन है, यानी सोवियत रूस से इसको लिया गया था, ध्यान दीजिएगा। और 42 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, यानी भारतीय संविधान का जो 42वां संशोधन है, उसी के अंतर्गत इसको जोड़ा गया था। इसको ध्यान देखिए। देखिए इसमें क्या है कि लोक चुनावों में मतदान करना क्या है, कोई ऐसे मूल कर्तव्य नहीं है। ठीक है। वो क्या होता है, ये मूल कर्तव्य ना होके क्या है, ये एक प्रकार का है वैध अधिकार है। चुनाव में मतदान करना क्या है, एक प्रकार का कानूनी अधिकार है। देखिए चुनाव में मत डालने के लिए आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर आपका इच्छा है तो उसमें मत करिए, अगर इच्छा नहीं है तो मत कीजिए। और आपका इच्छा हो गया मैं चुनाव में मत करूंगा, तो आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये क्या है, लॉफुल है। लॉ लॉ के अनुसार आपको ये अधिकार दे रखा है, चुनाव में क्या है, मत देना। ठीक है, ये क्या मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य नहीं है, कि आपको कंपलसरी कोई नी चीज नहीं है। ठीक है, ये क्या है, कोई कंपलसरी चीज नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है आप लोगों के, दिखाई दे रहा होगा 6 नंबर क्वेश्चन, कि जो टैक्सेस है और सरकारी कामकाज के निर्वाह में अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को, यानी जो हमारे जो यूनियन गवर्नमेंट है, उसको जो रेवेन्यू प्राप्त होता है, राजस्व होता है, वो कहाँ जमा होता है। आप लोग अगर सरकारी जॉब करेंगे, या जो भी जॉब जॉब कर रहे होंगे, तो उनमें देखिएगा एक होता है इनकम टैक्स ली जाती है। इनकम टैक्स के बारे में सब लोग जानते हैं। अब इनकम टैक्स कौन लेते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट लेते हैं।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट उसको लेते हैं। तो लेने के बाद उस धन को या उस रेवेन्यू को जमा कहाँ करे, स्टोर कहाँ करे, या उसको विड्रॉ का मतलब उसको स्टोर कहाँ करे, डिपॉजिट कहाँ करे। तो इसके लिए क्या होता है, भारत सरकार का क्या होता है, एक संचित निधि होता है जिसको कंसोलिडेट फंड कहा जाता है। उसमें इसको क्या है रखा जाता है। समझिएगा, ये क्या होता है, जो सेंटर के जितने भी यानी केंद्र सरकार के जितने भी जो टैक्सेस होते हैं वो क्या होता है, जो भारत सरकार के जो संचित निधि होता है उसमें उसको ऐड किया जाता है यानी रखा जाता है। और जो राज्य के होते हैं ना, तो जैसे मान लो उत्तराखंड सरकार है, उत्तराखंड जो भी एक्साइज ड्यूटी वगैरह लगाते हैं, ये जमा कहाँ होंगे ये पैसा, तो वो होगा राज्य के जो संचित निधि हो गए, यानी स्टेट कॉन्सोलिडेशन फंड में क्या होता है ये जमा होता है, ध्यान दीजिएगा। तो स्टेट वाले स्टेट में होंगे और जो यूनियन वाले हैं वो यूनियन में होंगे। ठीक है। और एक बात ध्यान रखिए, जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर है या जितने बड़े बड़े संवैधानिक पदों पे लोग बैठे हुए हैं ना, उनकी जो सैलरीज आती है इन फंड से दी जाती है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो फंड होती है इसी फंड से क्या होता है, जैसे प्रधानमंत्री की यानी संसद के जितने भी सैलरी होते हैं, राष्ट्रपति की सैलरी होता है, उपराष्ट्रपति की सैलरी होता है, ये जो बड़े संवैधानिक पदों पे जो लोग बैठे होते हैं, इनकी सैलरी कभी रुकती नहीं है, क्योंकि उनका क्या है, संचित निधि से देते हैं। आप देखिएगा कर्मचारियों की सैलरी रुक सकती है, क्योंकि कर्मचारियों का जो सैलरी होता है ना वो संचित निधि से नहीं दी जाती है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए कर्मचारी का सैलरी रुक सकता है, लेकिन इन जो बड़े संवैधानिक पदों पे जो बैठे होते हैं इनकी सैलरी नहीं रुकती है। ये भी क्या होता है, एक जानने वाली बात होती है। अभी अब लोग अगर न्यूज में सुने होंगे कि यूपी गवर्नमेंट ने में क्या है, लगभग 2.5 लाख लोगों को क्या है सैलरी देने से मना कर दिया। उसमें उन्होंने संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया था, यानी अपने संपत्ति का देने के लिए उन्होंने जमा नहीं किया। लेकिन ऐसे क्या होता है, जो संवैधानिक पदों पे जो लोग बैठे होते हैं उन पे नहीं किया जा सकता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। अभी देखिए अगला एक सवाल है आपका, साइंस का सवाल है। तो साइंस की सवाल भी ठीक ठाक आ रहा है, तो उसी को भी ध्यान रखते हैं। तो साइंस का जो सवाल है उसमें क्या बोल रहा है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। कह रहे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमारे जो नेचर है यानी प्रकृति है उसमें योगदान, योगदान मतलब कौन, मतलब उसमें ऐड कैसे होता है, या वो किस तरह से क्या होता है हमारे एनवायरमेंट में उसकी मात्रा बढ़ती है, या वो कैसे होती है। तो एक बात ध्यान दीजिए, हमारे इन्वायरमेंट में जो भी वैल्केनो होता है यानी ज्वालामुखी क्रिया होता है, इसमें भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या जाता है, इसका भी इमिशन होता है, उत्सर्जन होता है। उसके बाद जो फोटोसिंथेसिस होता है, और एक होता है श्वसन क्रिया होता है। देखिए श्वसन क्रिया में, जो श्वसन क्रिया मतलब होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी जो होता है जो एनिमल करते हैं, ये कौन करते हैं, जितने भी एनिमल है ये लोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो एनिमल जो होते हैं, एनिमल क्या होता है, CO2 को क्या होता है रिलीज करता है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को क्या करते हैं बाहर निकालते हैं। तो हम भी क्या है प्रकृति में ऑक्सीजन यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाते हैं। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस होता है, जो पौधे में होता है, फोटोसिंथेसिस किस में होता है, प्लांट में होता है, ध्यान दीजिएगा। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, प्लांट में होता है। और प्लांट में क्या होता है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं रिलीज करते हैं। तो ये किसको रिलीज करते हैं, O2 को रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे तो क्या है, 3 नंबर गलत है कि 3 नंबर योगदान नहीं देते हैं। जैव पदार्थ का शायद देखिए, जैव होता है जैसे कूड़े करकट हो गया या घर का जो वेस्ट मटेरियल हो गया, इसको जलाने पर भी CO2 निकलता है। इसको जलाने पर भी क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा। तो जो क्या है, जो फोटोसिंथेसिस जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड में योगदान नहीं देते। तो 3 नंबर जहाँ पे नहीं है वही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ज्वालामुखी क्रिया से भी होंगे, श्वसन से भी होंगे, और जैव पदार्थ का यानी जो डिक्रे ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो होता है जैसे प्लास्टिक वगैरह होता है या और भी वो सब चीज होता है, इसको जलाएंगे तो देखिएगा उसमें से क्या होता है, जो काला धुआं निकलता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। या लकड़ी को जलाएंगे या उसको सड़ाएंगे तो उसमें भी ये सारी चीज होता है। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। ये फोटोसिंथेसिस अच्छी तरह से आपको बताया जाएगा कैसे ये अन्न मतलब एनिमल और प्लांट में ये अलग अलग क्रिया क्यों होता है, और ये हमारे बॉडी के लिए क्या। ये देखिए करंट का सवाल है उस समय के लिए, तो ये करंट का सवाल हम छोड़ देते हैं, तो इसको ध्यान देंगे। अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, नहीं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाते। देखिए प्रेस के रूप में, प्रेस मतलब मीडिया, प्रेस का मतलब यहाँ पे क्या है मीडिया। मीडिया देखिए हमारे देश में क्या है, उसकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है,
क्योंकि हमारे देश में मीडिया क्या है, अधिकतर कहीं ना कहीं उद्योगपतियों के क्या है, फंडिंग मिलता है, तो मीडिया उतना बढ़िया नहीं है। जो हमारे मीडिया क्या है, 180 देशों में हम 162 नंबर पे आते हैं, बहुत ही अच्छी स्थिति नहीं है। तो मीडिया के स्वतंत्रता में हम कब मनाया था, 3 मई को हम मनाते हैं। मीडिया के स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्या होता है, ये 3 मई को मनाते हैं। तो ये मीडिया जो होता है उसकी स्वतंत्रता की बात करते हैं। और भारत की स्थिति क्या है, तो इस मामले में बहुत ही खराब स्थिति है। अगला देखिए, क्वारेंट का सवाल है, उसको हम नहीं करेंगे, उसको हम बाद में करेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, आप लोग देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, यानी भारत में जो प्रचितम पर्वत श्रृंखला है, वो कौन सा है। देखिए, भारत में अगर सबसे पुरानी ओल्डेस्ट माउंटेन की बात की जाए तो ये क्या है, अरावली हिल जो है ना, वो है। अरावली हिल्स क्या है, सबसे प्राचीनतम है। ध्यान दीजिएगा, सबसे प्राचीनतम क्या है, अरावली हिल है। ठीक है, अरावली हिल गुजरात से शुरू होता है और हरियाणा तक आती है। और एक बात ध्यान रखिए, हमारे राष्ट्रपति जो भवन है ना, जिसको प्रेसिडेंशियल हाउस या रायसीना हिल्स कहा जाता है, देखिए राष्ट्रपति भवन का नाम क्या है, रायसीना हिल्स। वो भी क्या होता है, ये अरावली पर्वत पर स्थित है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये दिल्ली के कुछ भाग भी क्या होता है, इसके अंतर्गत आता है। और आपसे बोला कि भारत का सबसे नवीनतम पर्वत कौन सा है, कि भारत का सबसे जो न्यूएस्ट जो माउंटेन है, वो है आपका हिमालय। जो हिमालय पर्वत है या माउंटेन है, ये सबसे क्या है, न्यू बना हुआ है। और इसमें अभी भी क्या है, इसका विस्तार हो रहा है। इसलिए आप लोग देखे होंगे, अभी भी क्या है, जो शिवालिक वाला रेंज है, वो अभी भी विस्तार कर रहा है। तो ध्यान देगा, सबसे प्राचीन कौन सा है, अरावली है। और हिमालय क्या है, सबसे न्यूली है। न्यू मतलब सबसे नवीनतम है। तो नवीनतम में क्या, हिमालय हो जाएगा, और सबसे प्राचीन क्या है, अरावली हो जाएगा। और अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है गुरु शिखर। ये सब बता जाएगा आप लोगों का। इसका सबसे ऊंची जो चोटी है, इसको हाईएस्ट पीक कहा जाता है, उसका नाम क्या है, गुरु शिखर। माउंट आबू का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बढ़िया पर्यटक स्थल है। जैसे उत्तराखंड में पर्यटक स्थल है, वहां पे भी ऐसे पर्यटक स्थल है, राजस्थान में है। वो भी क्या है, माउंट आबू भी अरावली पर्वत पर स्थित है। तो गुरु शिखर क्या है, इसकी सबसे सर्वोच्च क्या है, पीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से भारतीय संविधान में कौन सी अनुच्छेद राज्यपाल के अध्यादेश, अध्यादेश का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ऑर्डिनेंस। अब देखिए ऑर्डिनेंस क्या है, पहले सामान्य शब्द में समझिएगा। देखिए, जब हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट यानी संसद या विधानसभा सत्र में नहीं होता, यानी सेशन में नहीं होता है, उस समय अगर कोई कानून बनाना होता है, तो उस समय केंद्र में प्रेसिडेंट द्वारा और राज्य में गवर्नर द्वारा जो कानून बनाया जाता है, उसे ऑर्डिनेंस कहा जाता है। सिंपल सी परिभाषा है। जब हमारे यहाँ पे जो संसद या विधानसभा नहीं चल रहा होगा, तो केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में जो राज्यपाल होंगे, उनके द्वारा जो कानून बनाया जाएगा, उसी को क्या है, ऑर्डिनेंस या अध्यादेश कहा जाता है। ठीक है। और ये जो अध्यादेश होता है, जब भी नया सेशन शुरू होगा, नया सत्र शुरू होगा, उस सत्र शुरू होने से नेक्स्ट 6 वीक तक ही रहेगा, उसके बाद ये स्वतः समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो एक प्रकार से क्या है, कानून है। तो ये आर्टिकल 213 में इसका उल्लेख है। आर्टिकल 213 में क्या होता है, इसका मेंशन की गई है, इसको ध्यान रखिएगा। जहां पे आप लोग समझ में नहीं आता है, उसी को पूछ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। लोकसभा ने जो हमारे जो लोकसभा है, उसमें अविश्वास प्रस्ताव, जिसको क्या कहा जाता है, नो कॉन्फिडेंट मोशन, इसको लाने के लिए कितने जो सांसद है, उनका समर्थन या उनका क्या होता है, सपोर्ट की आवश्यकता होती है। अभी आप लोगों ने अगर न्यूज में देखा होगा, अभी देखिए, अगर उपराष्ट्रपति के खिलाफ क्या है, ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है, मेनली क्या होता है, जो गवर्नमेंट होता है ना, उसके खिलाफ लाया जाता है ये। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी नॉन नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है या अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, ये हमेशा विपक्ष द्वारा लाया जाता है। जो भी ऑपोजिशन पार्टी होगा, वही लाते हैं। और
जो सत्ताधारी पार्टी होता है वो क्या लाएगा, वो लाएगा कॉन्फिडेंस मोशन लाएगा, यानी विश्वास प्रस्ताव अगर लाया जाएगा तो जो सत्तारूढ़ पार्टी होगा वो लाएगा। जैसे मान लेते उत्तराखंड में बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो बीजेपी गवर्नमेंट क्या लाएगी, कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे कि हमें सदन में या हाउस में हमारा कॉन्फिडेंस है, ये हमारा बहुमत है। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है हमारा बहुमत है या मेजोरिटी है। लेकिन अगर विपक्ष चाहे कि जो वर्तमान गवर्नमेंट है वो उनके पास से मेजोरिटी नहीं है, तो हम उसको हटाएंगे कैसे, तो किसी भी जो रूलिंग गवर्नमेंट होता है उसको हटाने का एक ही तरीका है, क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे। फिर उनको क्या होता है, जैसे राज्य में राज्यपाल के समक्ष क्या होता है, उनको दिखाना पड़ेगा कि हमारे पास कितना विधायक है, और केंद्र में क्या होता है, राष्ट्रपति के समक्ष दिखाना पड़ेगा कि हमारे पास कितने सांसद है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन हमेशा विपक्ष लाएंगे। जैसे इसमें उत्तराखंड में कांग्रेस विपक्ष में है, तो कांग्रेस क्या लाएंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन के माध्यम से जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसको हटाने का काम कर सकती है। और जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो कॉन्फिडेंस मोशन लाएगा कि हम सदन में हमारा बहुमत है, हमको हटाया नहीं जा सकता है। तो इसको ध्यान दें, तो इसके लिए कितना चाहिए, 50 सदस्य की आवश्यकता होती है। तो इसमें कितना चाहिए, 50 जो मेंबर है उसकी आवश्यकता होती है। लोकसभा की बात बोल रहा हूँ, राज्य मतलब स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, लोकसभा में मतलब क्या है, लगभग 10% के करीब करीब इनके सदस्य की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में किसकी सिफारिश पे हुआ था, यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना क्या है। देखिए ये जो सेंट्रल विजिलेंस कमिटी है ना, ये क्या होता है, हमारे देश में जो उच्च अधिकारी होता है या जो मंत्री वगैरह होता है, ये अगर भ्रष्टाचार करता है यानी करप्शन करता है, तो उस पर जांच करते हैं। उसका क्या करते हैं, जांच करते हैं। जो बड़े, जैसे मान ले कोई कैबिनेट सचिव हो गया या सेक्रेटरी हो गया या कोई मंत्री होगा, अगर वो लोग अगर इस तरह से कोई करप्शन करता है तो उनको जांच करने का काम कौन करेंगे, सीबीसी करेंगे। लेकिन देखिए अब क्या है, सीबीसी भी से भी बड़ा एक संस्था बनाया गया है जिसको लोकपाल कहते हैं। लोकपाल भी क्या, प्रधानमंत्री तक को भी क्या होता है, अपने दायरे में ला दिया। कैबिनेट मंत्री भी क्या होता है उसमें, अब उसके दायरे में ला दिया कि अगर प्रधानमंत्री भी करप्शन करे तो क्या है, जो हमारे लोकपाल है, तो लोकपाल क्या होता है, उसको जांच कर सकता है। ठीक है, ध्यान देगा। तो सीबीसी जो बनाया गया था वो किस रिपोर्ट पे बनाया गया था, तो ये बनाया गया था संथानम समिति के रिपोर्ट पे बनाया गया था। ठीक है, तो डी नंबर इसका सही हो जाएगा। तो सीबीसी क्या करता है, करप्शन जो होता है उस पे क्या होता है, निगरानी का काम करता है। ठीक है, उस पे क्या करता है, निगरानी का काम ये सीबीसी के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, जिला और सत्र दोनों न्यायाधीश निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण में काम करते हैं, यानी जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो वर्क करता है वो किसके अंडर में काम करते हैं। देखिए एक बात पहले समझ लीजिएगा, हमारा जो न्याय व्यवस्था है वो अमेरिका से लिया गया है। अगर आप बोलेंगे हमारे यहाँ पे जो न्याय व्यवस्था है वो किस देश से लिया गया है, वो यूएसए से लिया गया है, यानी अमेरिका से लिया गया है। और हमारे यहाँ पे जो न्याय व्यवस्था ना, उसको एकीकृत न्याय व्यवस्था या इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम कहा जाता है। समझिएगा, इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम कहा जाता है या एकीकृत न्याय व्यवस्था कहा जाता है। कि हमारे ऊपर क्या होता है, जो ऊपर के जो न्यायालय होते हैं वो क्या होता है, नीचे के न्यायालय को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो अब देखिए हमारे यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है तो उसके ऊपर क्या होता है, हाई कोर्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर क्या होगा, हाई कोर्ट होगा। तो कौन करेंगे, यहाँ पे जो राज्य होंगे उसके क्या होता है, हाई कोर्ट। देखिए आप लोग जैसे हल्द्वानी में देखे होंगे आप लोग, क्या है, सेशन कोर्ट है। हल्द्वानी में कौन सा कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, जो आप लोग पॉलिसी के सामने देखे होंगे। और नैनीताल में क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। नैनीताल में क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो इसको कंट्रोल कौन करेंगे, ये करेंगे हमारे जो नैनीताल में स्थित जो हमारे हाई कोर्ट है वो करेंगे। तो कौन करेंगे, हाई कोर्ट करेंगे। इसको ध्यान देगा। तो हमारे यहाँ पे न्याय व्यवस्था कैसे है, एकीकृत है, यानी यहाँ पे इंटीग्रेटेड न्याय व्यवस्था है। इसको ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेटेड क्या है, जुडिशियल सिस्टम हमारे यहाँ पे है। और कहाँ से लिया गया ये सिस्टम लिया गया है, हम यूएसए से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे यहाँ पे जो पंचायती व्यवस्था है, यानी पंचायती जो व्यवस्था है उसका मूल उद्देश्य क्या है, यानी मूल उद्देश्य का मतलब होता है जो फंडामेंटल जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है। देखिए पहली बात क्या होता है, जो पंचायती राज जो बनाया गया था उसका मेन काम था कि जो ग्रामीण लोग है उसको क्या है, उसको सशक्त बनाना। और उसको क्या है
कि जो हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है उसके साथ उसको जोड़ना। तो पहले क्या है, विकास में उनका जन भागीदारी। तो पहले विकास में जन भागीदारी, तो देखिए राजनीतिक जवाबदेही इसका कोई ये कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी राजनीतिक दल। दूसरी बात है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है इसको करना। देखिए पहले क्या है, हमारे यहाँ पे जो इस ग्रामीण स्तर पे जितने भी प्रोजेक्ट चलते थे उसको कंट्रोल कौन करते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट करते थे। और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट करते थे, किसके माध्यम से करते थे, सरकारी कर्मचारी के माध्यम से करते थे। और सरकारी कर्मचारी क्या होता है, उनको उस गांव के वास्तविकता से उनको क्या है, कोई सरोकार नहीं होते, सरोकार मतलब जानकारी नहीं होते। तो वो क्या था, उस गांव के उतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं करता। आप बताइए कोई गांव के ही कोई व्यक्ति सरपंच बन गया या मुखिया बन गया, तो उनको मालूम है कि गांव के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो उन सारे प्रॉब्लम्स को क्या होता है, वो सॉर्ट आउट क्या है, आसानी से कर सकते हैं, है नहीं। और तीसरा है वित्तीय संग्रह, ये भी नहीं है, वित्तीय संग्रह इसमें नहीं है। अधिकतर जो हमें धन मिलता है, फाइनेंस मिलता है ग्राम में, ये स्टेट गवर्नमेंट से मिलता है या सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है, तो ये नहीं है। तो एक और जो तीन है इसको है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, जो आपके उत्तराखंड में जो लेक्चरर में भी क्या है ये सवाल पूछा गया था कि जो पंचायती राज का मेन मूल उद्देश्य क्या है, जो पिछले बार हुआ था, आप लोग देखे होंगे शायद 2018 वगैरह में, उसमें भी यही क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, कहीं पे भी दिक्कत है तो आप लोग उसको पूछ सकते थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिरोली या चंडक पिथौरागढ़ में कौन से खनिज के लिए जाना जाता है। देखिए ये है मैग्नेसाइट के लिए, इसके लिए जाना जाता है, मैग्नेसाइट के लिए जाना जाता है। ये क्वेश्चन क्या है, आपके उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी ध्यान दीजिए। उत्तराखंड पीसीएस का ये सवाल है। तो जहां से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिल जाए उस सारे क्वेश्चन को क्या है, आप लोग वन लाइनर वाले देख लीजिएगा। तो ये कहाँ से लिया गया है, मतलब किसके लिए है, मैग्नेसाइट के लिए। देखिए उत्तराखंड में जो मुख्य जो खनिज है, मैग्नेसाइट हो गया, चूना पत्थर हो गया, डोलोमाइट हो गया, ये अधिकतर क्या है उत्तराखंड में खनिज का मेन स्रोत यही है। अगला देखिए कोई है, 1658 में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर में शरण ली थी। आप लोग जानते हैं जो सुलेमान सिको है, ये क्या है, भाग के क्या है, उत्तराखंड में गढ़वाल में आए थे और शरण लिया था। और इनके साथ क्या है, जो मोलाराम के जो वंशज है, किसके वंशज, मोलाराम के जो वंशज है, मोलाराम जो चित्रकार गढ़वाली पेंटिंग के लिए वो जाना जाता है, तो उनके वंशज क्या था, इनके साथ आया था। और यही क्या गढ़वाली पेंटिंग या पहाड़ी पेंटिंग के जनक माने जाते हैं, ठीक है। और मोलाराम का जो संग्रहालय है, जो म्यूजियम में है, वो भी कहाँ पे है, वो भी श्रीनगर में है। मोलाराम के जो म्यूजियम है यानी संग्रहालय है वो कहाँ पे है आपका, श्रीनगर में है। कहाँ पे स्थित है, श्रीनगर में स्थित है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखिए, भीमबेटका प्रश्न। देखिए भीमबेटका किसके, देखिए ये क्या है, ये इतिहास से क्वेश्चन है और एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन है, यानी पाषाण काल का क्वेश्चन है, यानी स्टोन एज का क्वेश्चन है। तो इसमें बोले कि भीमबेटका एक जगह है, और ये क्या है, ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है इसमें चित्रकला के लिए प्रोसेस, प्री हिस्टोरिक एज में क्या पेंटिंग के लिए, और किसके लिए, वॉल पेंटिंग के लिए जाना जाता है। यानी दीवार में जो उसको ना भित्ति पेंटिंग जिसे कहा जाता है, तो वॉल पेंटिंग या भित्ति पेंटिंग के लिए जाना जाता है, किसके लिए, वॉल पेंटिंग। और ये क्या है, भारत में सबसे प्राचीन चित्रकला का साक्ष्य यहीं से मिला है। सबसे प्राचीन या सबसे ओल्डेस्ट क्या है, जो पेंटिंग है, वो उसका क्या होता है, एविडेंस क्या है, इसी से हमें मिला है। अब देखिए एक क्वेश्चन है थोड़ा सा, ये नॉलेज पर बेस्ड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है और स्थानीय हस्तशिल्प तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को समर्थन प्रदान करता है। यानी आप लोग देखिए उत्तराखंड से ये सवाल पूछना भी जरूरी भी है, क्योंकि यहाँ पे बाहर से जो लोग आते हैं ना, वो क्या होता है, यहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह जो होते हैं वो उसको भी क्या होता है देखते हैं, यहाँ पे जो कल्चर होते हैं उसको भी देखने के लिए आते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, तो अधिकतर जो भारतीय पर्यटक है ना वो धार्मिक पर्यटक ज्यादा है, और जो विदेशी जो टूरिज्म होते हैं, यानी विदेश से जो लोग होते हैं ना, वो क्या है उत्तराखंड के किसके लिए देखने के लिए आते हैं, कल्चर को ज्यादा देखने के लिए आते हैं। आप लोग देखिए कोई अंग्रेज या कोई यूरोपियन व्यक्ति जो आता है ना वो कल्चर देखता है, लेकिन जो इंडियन व्यक्ति अगर उत्तराखंड में जाने जाते हैं, या तो उसको नेचुरल चीज देखना होता है, या तो अधिकतर मंदिर वगैरह इन चीजों में ज्यादा जाते हैं। तो उसको देखिए, तो ये मेन किसके लिए है, ये आपके
जो पर्यटन है यानी टूरिज्म है उसके लिए है। किसके लिए है? टूरिज्म के लिए। तो टूरिज्म के लिए ये बात की गई है। आप लोग जानते हैं उत्तराखंड में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना भी शुरू की गई है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ पे कितने राज्य है जो क्या है जिसका कोस्टल एरिया यानी समुद्र तट क्या है, मतलब समुद्र से लगे हुए तट है। देखिए भारत में 9 ऐसे राज्य हैं जिनके क्या है तट समुद्र से लगे होते हैं। कितने? 9। यहाँ पे आपका गुजरात है, गुजरात के बाद आपका महाराष्ट्र आता है, यहाँ पे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद यहाँ पे गोवा आता है, गोवा के बाद यहाँ पे कर्नाटक आता है, और कर्नाटक के बाद यहाँ पे केरल आता है, केरल के बाद यहाँ पे तमिलनाडु आता है, तमिलनाडु के बाद यहाँ पे आंध्र प्रदेश आता है, और आंध्र प्रदेश के बाद यहाँ पे उड़ीसा आता है, और उड़ीसा के बाद यहाँ पे वेस्ट बंगाल आता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 राज्य क्या है हमारे समुद्र तट से है या जो कोस्ट लाइन पे निर्भर करता है। और इसमें से सबसे बड़ा जो कोस्ट लाइन बनाता है वो गुजरात बनाता है। सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन में जो लंबाई है यानी जो समुद्र तट सीमा है या रेखा है इसकी जो सबसे अधिक लंबाई क्या है वो आपका क्या है गुजरात है। और सबसे छोटा कौन सा है वो है आपका गोवा। दोनों याद रखिएगा, दोनों क्या है जी से है, तो एक जी क्या सबसे बड़ा है, दूसरा जी क्या है सबसे छोटा है। तो गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है और क्या है गोवा की जो तट रेखा है वो सबसे छोटी है यानी स्मॉलेस्ट है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है एकदम क्या जनरल नॉलेज का है, टॉपिक के अंदर नहीं, टॉपिक के बाहर वाले जो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए क्वेश्चन है वही है। अगला देखिए बोले कि जो पॉलीमर है नेचुरल पॉलीमर नहीं है, ये बोले पॉलीमर साइंस पढ़े होंगे तो आप जानते हैं कि जो भी मोनोमर होता है यानी जो एकलक होता है, एकलक क्या होता है जब उसको बहुत ज्यादा हीट की जाती है तो वो आपको क्या बन जाता है वो पॉलीमर बन जाता है। इसमें आप लोगों ने जो एल्किन एल्काइन और एल्काइन का नाम सुने होंगे वो इसमें काम करता है। यानी कुल मिला के जो एलिफेटिक कंपाउंड होता है, तो कौन सा कंपाउंड होता है एलिफेटिक कंपाउंड जो होता है वो क्या होता है आपका पॉलीमर बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा नेचर से क्या क्या मिलता है। अब इसमें देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। देखिए ये जो सेलुलोज है ये जितने भी प्लांट है उन सबसे यही मिलता है। जो भी हम प्लांट होते हैं ना ये सब सब में क्या होता है पौधे होते हैं उसमें सब सेलुलोज है। इसलिए दुनिया में और सेलुलोज क्या होता है एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट भी होता है, ध्यान दीजिएगा। और सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है सेलुलोज के रूप में पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए आप लोग हम लोग एक बात आपको बता देते हैं, देखिए हम लोग क्या होता है जो मनुष्य होता है वो सेलुलोज का डाइजेशन नहीं कर पाता है। इसलिए देखिएगा हम लोग क्या करते हैं जितने भी जो प्लांट होते हैं ना उसको क्या होता है हम कुक करके खाना खाते हैं। बिना कुकिंग करके अगर खाना खाएंगे ज्यादा सेलुलोज लेंगे तो डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो स्टोमक है पेट है उसके अंदर एक ऑर्गन होता है जिसको अपेंडिक्स कहते हैं, वो हमारे यहाँ पे वर्किंग में नहीं है। लेकिन जो जितने भी शाकाहारी जंतु है यानी जो पशु है वो उनके अंदर क्या है अपेंडिक्स होता है, वो डाइजेस्ट कर लेता है, उनके लिए पका के भोजन देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हमारे अंदर नहीं। देखिए आप लोगों ने कॉटन का नाम सुना, कपास का नाम सुना, कपास में भी क्या होता है सेलुलोज होता है। ठीक है, कपास में भी क्या होता है सेलुलोज होता है और ये भी क्या है ये बहुलक होता है। उसके बाद क्या होता है और ये क्या प्रकृति में मिलता है। उसके बाद प्लास्टिक, रेशम और रबर। देखिए जो प्लास्टिक होता है ना इसको हम कृत्रिम रूप से बनाया जाता है यानी आर्टिफिशियल रूप से बनाया जाता है। तो ये क्या है ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा ये रेशम के कीड़े आप लोग जानते हैं ये भी क्या है पॉलीमर है। जो रेशम सिल्क जो बनाया जाता है ये भी क्या है पॉलीमर है। जो रबर होते हैं रबर भी क्या है जो पेड़ के जो गोंद से जो रबर बनाया जाता है, पेड़ के जो रस से जो रबर बनाया जाता है वो क्या होता है वो नेचुरल पॉलीमर होता है। लेकिन क्या होता है जो एक सिंथेटिक रबर भी होते हैं वो क्या होता है उसमें क्या होता है वो नहीं होता है। तो यहाँ पे रबर का मतलब क्या होता है जो नेचुरल रबर होता है। आप लोग जानते हैं केरल जो राज्य है वहाँ पे सबसे भारत में सबसे ज्यादा रबर की खेती होती है। ठीक है, तो रेशम हो गया, रबर हो गया,